हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, कोड है हमारा BVAE। ठीक है, 181 कोड मैच कर लीजिएगा आप लोग। और हमारा इसमें टोटल हमारे 4 खंड हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट खंड यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वह हमारा पर्यावरण, एंड सेकंड है पारिस्थितिक तंत्र, एंड थर्ड है प्रमुख पारितंत्र। इसमें हमें कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, कुछ रट्टा नहीं मारना है, बस हम पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें इसमें MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो हमें अच्छे से चैप्टर को समझना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण की अवधारणा। पर्यावरण की अवधारणा, अवधारणा का मतलब क्या होता है? अवधारणा का मतलब होता है कि अर्थ, कि उसकी मीनिंग क्या है। चलो पहले तो पर्यावरण की अवधारणा देख लेते हैं हम कि पर्यावरण है क्या। देखो, हम सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण होता है हमारा परिवेश। ठीक है, इसमें सीधा दिया गया है क्या है, यह परिवेश है प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्रत्येक जीव जो होता है ना, एक विशिष्ट परिवेश या माध्यम में होता है, जिसके साथ वह निरंतर परस्पर क्रिया करता रहता है, अपना भोजन बनाता है, उसके साथ पूर्णतः अनुकूल रहता है, चाहे वो कोई भी हो, हम हैं कोई है। अब उसका वो प्राकृतिक पर्यावरण होता है ना, जिसके आसपास वो रहता है। लेकिन जैसे हम प्राकृतिक पर्यावरण सोचते तो हमारे मन में क्या आता है? क्या आता है हमारे मन में? माउंटेन आते हैं, मृदा, जल, पर्वत, ऐसी चीज़ें आती है ना। और अधिक अगर हम सोचें तो क्या होता है, अगर ये सब पर्यावरण है तो उसमें कुछ ना कुछ भौतिक और अजैविक प्रभाव भी होंगे, जैसे कि आर्द्रता होगी, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा, कभी कम होगा, मृदा की गठन में, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन होगा। ठीक है, मौसम परिवर्तन बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में। अब हम आगे देखते हैं कि पर्यावरण है क्या। यहाँ पे सबसे पहले हम आरम्भ करते हैं कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे सीधे दिया गया है कि शब्द एनवायरनमेंट कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से उत्पन्न है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है घेरे हुए, अर्थात इर्द गिर्द। जबकि मेंट का अर्थ क्या होता है? यानी कि पर्यावरण। ठीक है, जीव और प्रकृति के बीच की क्रिया। अब देखो, मनुष्य के लिए ना अनेक प्रकार के पर्यावरण होते हैं, जैसे घर का पर्यावरण अलग होगा, व्यवसाय का अलग होगा, राजनीतिक का अलग होगा, हम कहीं ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ का पर्यावरण अलग है, हम घर में रह रहे हैं वहाँ का पर्यावरण अलग है, हम पार्क में जा रहे हैं वहाँ का पर्यावरण अलग है। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण का अर्थ होता है परिवेश, हमारे आसपास का पूरा वातावरण जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, उसमें चाहे कोई भी वस्तु आ रही हो। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ पे किस चीज़ की चर्चा करेंगे? सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण की। अब प्राकृतिक में जैसे कि वायु, जल, थल, पादप, जंतु और वन्य जीव। ठीक है, तो चलो चैप्टर को देखते हैं आगे। अब देखो, यहाँ से देखो ना, इसमें क्या कह रहा है कि अब आइए हम पर्यावरण की अवधारणा को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। चित्र 1.1 को देखिए। अब हम देखते हैं कौन सा चित्र, ये रहा चित्र। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? अब तालाब में एक कार्प मछली के पर्यावरण की पहचान करिए। ठीक है, अब देखो, इसके बाद जो दिया गया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी बार के एग्जाम में ये आया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अजैविक घटक। आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगी ना पॉइंट वाइज, वो आपको याद करनी है। ज़्यादा उसमें आपको, ज़्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना, मेरी वीडियोस देख लीजिए ना, कंप्लीट आपका हो जाएगा। बस एक बार रिवीजन के लिए अगर आप देखें तो ठीक है, लेकिन एक वीडियो में पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट। ठीक है, जो क्वेश्चन बताऊंगी उनको आप ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन है अजैविक घटक और जैविक घटक, वैसे तो काफ़ी ईजी है, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसी बार आया था। ठीक है, अजैविक घटक में कौन कौन से होते हैं? प्रकाश, तापमान, जल, पोषक, ठीक है, ऑक्सीजन, अन्य गैसें और कार्बनिक तत्व। ठीक है, ये सब किस में? अजैविक घटक में। और फिर जैविक घटक भी होंगे। अब देखो, इसमें कह रहा है ना, प्लैंकटन क्या है? जैविक पर्यावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जिन्हें उन्हें प्लैंकटन कहते हैं, प्लवक कहते हैं। और जलीय, पादप और जंतु एवं अपघटक होते हैं। अब पादप कौन कौन से होते हैं? हम पता ही है कि आंशिक रूप से निमग्न पादप, तारक के किनारे उगने वाले वृक्ष। और जंतुओं में क्या होते हैं? कीट, कृमि, टैडपॉल, मेंढक, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में। ठीक है, और अपघटक कौन से होते हैं? जीवाणु और कवक। ये याद करना अपघटक का। ये भी एक तो मैंने आपको बताया कि क्या जैविक और अजैविक घटक आपको याद करने हैं, एक दूसरे याद करो कि ये अपघटक क्या होते हैं। अपघटक यानी कि मृतपोषी, कौन कौन से? जीवाणु और कवक। ये कवक वाला क्वेश्चन इसी बार आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है लिस्ट, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है,
जैविक में कहा, जैविक में देखो सिंपल है, जो भी चीज़ है ना जैविक, हम हैं जैविक में, एक हो गए हमारे पादप, पेड़ पौधों में भी तो होता है जीवन, ठीक है, जिनमें प्राण होते हैं, और सूक्ष्म जीव परजीव भी हो गए, और जितने भी अपघटक है ना जीवाणु कवक, वो सभी आएंगे जैविक घटक में। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब अजैविक है, ठीक है। चलो फिर देखो फिर क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार, ठीक है। पर्यावरण के प्रकार पढ़ लेते हैं हम। मेनली देखो 3 प्रकार के पर्यावरण हैं इस बुक में दिए गए। और देखो एक चीज़ आपको समझा दूँ, अगर आप कहीं और से पढ़ेंगे ना इस चीज़ की, इस बुक के अगर आप क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बुक में वो चीज़ चेंज नहीं हो चुकी होती, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रियल में वो चीज़ चेंज हो चुकी है, कहीं पे कोई डेटा अगर बुक में चेंज नहीं हुआ है तो आपको बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, ठीक है। इसलिए आपको बुक से ही पढ़ के जाना है, वही आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन से पर्यावरण कह रहा है। पहला तो प्राकृतिक पर्यावरण, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक मानव संशोधित इसमें ऐड होगी ये चीज़, एक मानव निर्मित पर्यावरण, वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण में मतलब क्या आएगा, जो चीज़ें प्रकृति से पहले बनी हुई है उसमें मनुष्य ने हस्तक्षेप ही नहीं कर रखा है, ठीक है, हमने उसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है, जैसे कि महासागर, झील, तालाब, नदी, वन, घास, रेगिस्तान, ये सब चीज़ें, ठीक है। मानव संशोधित में क्या आएगा, जिसमें मानव ने कुछ संशोधित कर रखा है, मतलब मानव ने उसमें हस्तक्षेप करके कुछ चेंज कर रखा है, ऐसा नहीं कि पूरा चेंज कर दिया, ऐसी चीज़ जो प्रकृति की थी लेकिन मनुष्य ने उसमें कुछ चेंज किया, संशोधन किया, वो इसमें आएगा बागान, वृक्षारोपण, अभ्यारण्य, बाग आदि, ठीक है। फिर हमारा मानव निर्मित। मानव निर्मित में जो मनुष्य ने बनाई चीज़ें हैं, जैसे कि उद्योग, शहर, कस्बा, खेत, कृत्रिम झीलें, बांध, ये सब मनुष्य की देन है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे टॉपिक दिया गया है जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व, ठीक है। अब हम इतना तो हमें सबको पता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पेड़ होंगे, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तब हम सब जीवित हैं। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है, पेड़ पौधों की वजह से है। अगर वही नहीं होंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इतना हमें पता है, ठीक है। इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि इनमें वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन, हाँ भोजन भी वही है। अब ऐसा है कि फर्स्ट में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, वायु हमारे लिए शुद्ध होनी चाहिए। फिर है भोजन, जल जिसे हम ग्रहण करते हैं, पानी जहाँ से मिल रहा है हमें, ठीक है, पर्यावरण से ही तो मिल रहा है। और आश्रय, चाहे प्राकृतिक हो, गुफाएं, वृक्ष हो, या फिर घर हो, कृत्रिम हो, चाहे मकान हो, सब क्या है हमारे लिए महत्व है ना, वो सब चीज़ें हमें क्या है, पर्यावरण में तो है हमारी वो सब चीज़ें, इसलिए उन सब चीज़ों का हमें बचाव करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण का हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा करनी चाहिए, हमें जल को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना, अगर हम इनका अभी ऐसा उपयोग करेंगे कि संभाल के इन चीज़ों को नहीं रख पाए, क्योंकि जल स्तर लगातार घट रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। पहाड़ों में तो फिर भी बहुत कम है, अगर हम प्लेन्स में देखें, दिल्ली, इन शहरों में तो इतना ज़्यादा जल स्तर नीचे गिर चुके हैं, पानी की बहुत कमी हमें देखने को मिलती है ना, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत कम हैं, नहीं सॉरी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि हम भूमि का उपयोग फसलें उगाने के लिए करते हैं, ठीक है। मृदा पादपों की वृद्धि के लिए पोषण देती है मृदा। अब हम मृदा से हमें क्या मिलता है, उर्वरक, जो मृदा होती है, जब पोषकों की कमी होती है तो उनमें उर्वरक को मिलाने की ज़रूरत पड़ती है हमें बाद में, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मानव पर्यावरण संबंध। अब इसमें क्या रहना, जैसे हमने पहले अनुवाद से जानते हैं कि सभी जीवित जीव अपने निर्वहन और जीवन के लिए तात्कालिक परिवेश पर निर्भर रहते हैं, इतना तो हमें सब पता है, ठीक है। अब अगर हम मानव के इतिहास को देखें तो भिन्न भिन्न स्थितियाँ दिखाई देती हैं। पहली स्थिति है कि मनुष्य ने विद्यमान पर्यावरणीय स्थिति के साथ सामंजस्य की स्थापना करी, ठीक है। अब नहीं हो पाया तो नष्ट होगी वो चीज़। अब देखो इसमें ना, जो मैं आपको पहली चीज़ बताती हूँ इम्पोर्टेंट, अब इसमें क्या रहा है ना, अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो ख़त्म होती जा रही है, जैसे कि हमारे वो है ना, पेट्रोल है, कोयला है, ये क्या है, ख़त्म होती जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि एक सीमित संसाधन है। अब देखो कि इसमें कह रहा है कि इसलिए ये समझा गया है कि विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक संतुलन होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रगति होती गई और पृथ्वी का संरक्षण ही नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा, ऐसी, क्योंकि ख़त्म हो जाना है एक दिन उसको फिर, है ना। ऐसा होना चाहिए, प्रगतिशीलता ऐसी हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो या फिर ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या आया, सतत विकास आया, ठीक है। क्या आया, सतत विकास। अब सतत विकास क्या आएगा, अब देखो इस
अभिगम को श्रेष्ठ तरीके से क्या सतत विकास के रूप में व्यक्त किया गया, जिसको हम अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, अनुभाग में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सतत विकास एक ऐसा विकास होता है ना जिसमें डेवलपमेंट तो हो, लेकिन ऐसे हो कि जो संसाधन है ना उनको हम भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखें। जैसे कि उन चीज़ों का यूज़ हम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो आने वाली जनरेशन होगी, बाद की जनरेशन होगी, वो भी उसका यूज़ कर सके। ऐसे ही हम उसका ऐसे कोई फालतू उड़ा नहीं रहे हैं हम उन संसाधनों को, ऐसा नहीं होगा। ये होता है सतत विकास। अब फिर कह रहा है कि लेकिन अभी हमें मानव पर्यावरण संबंध के विभिन्न अभिगमों को पढ़ना है। कौन कौन से, यानी कि निश्चयवाद, संभावनावाद और पर्यावरणवाद, इन तीनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर। निश्चयवाद, संभावनावाद और पर्यावरणवाद, इनमें निश्चयवाद से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। निश्चयवाद क्या है? अब निश्चयवाद को किसने दिया? यह संकल्पना जर्मनी के भूगोलविद, किसने? फ्रेडरिक रेजल, ये नाम याद कर लेना। ठीक है, अब जिसे बाद में क्या एल्सवर्थ हंगिस्टन द्वारा विस्तारित किया गया। अब ये तो नहीं, विकसित किसने किया? फ्रेडरिक रेजल, तो यही नाम आता है। ठीक है, अब यह अभिगम जो है, प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है अथवा मनुष्य ने प्रकृति को बनाया है, किस संकल्पना पर आधारित है? ठीक है, अब इस निश्चयवाद में कह क्या रहा है, देखो किसने दिया? फ्रेडरिक रेजल ने दिया। ठीक है, अभी कह क्या रहा है कि प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है और प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। ठीक है, इस संकल्पना पर आधारित है। अब देखो, मनुष्य को तो प्रकृति ने ही बनाया है ना, और प्रकृति ही मनुष्य को नियंत्रित करती है, ये अभिगम है इसका। अब इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, अब इस अभिगम के अनुसार मनुष्य काफ़ी हद तक तो प्रकृति से प्रभावित होता है। वास्तव में निश्चयवाद बताता है कि मनुष्य पर्यावरण के अधीन है, क्योंकि मनुष्य जीवन में सभी आयाम, जैसे कि क्योंकि देखो हम सब डिपेंड तो प्रकृति पर ही हैं, प्राकृतिक पर ही हैं। ठीक है, और जैसे कि शारीरिक चीज़ें, स्वास्थ्य है, कल्याण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है, भौतिक पर्यावरण पर ही निर्भर करते हैं, बल्कि प्रभावी रूप से इनकी तरह नियंत्रित भी होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है हमारा? संभावनावाद। अब संभावनावाद किसने दिया? यह एक फ्रांसीसी इतिहासकार, किसने दिया? ल्यूसियन फेवरे ने दिया। ठीक है, ल्यूसियन फेवरे इन्हें दिया, और इन्हें क्या किया कि मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में संभावनावाद का अधिगम पर्यावरण निश्चयवाद की आलोचना की एक प्रशाखा है। ठीक है, अब ये देखो कि संभावनावाद बताता क्या है। देखो मेन चीज़ देखो, पहले क्या बताता है? बताता है कि भौतिक पर्यावरण क्या है? निष्क्रिय है। भौतिक पर्यावरण को इन्हें निष्क्रिय बोल दिया। ठीक है, और मनुष्य सक्रिय कर्मक है। अब देखो, पर्यावरण को तो इन्हें निष्क्रिय बोल दिया कि वो खत्म भी हो सकता है, ऐसा बोला, और मनुष्य तो एक सक्रिय कर्मक है कि वो एक्टिव रहता है कहाँ, किसी चीज़ के लिए भी, जो पर्यावरण संभावना के व्यापक विस्तारों के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, कि हमें किस पर्यावरण में रहना है, क्या हमें करना है, उसके लिए स्वतंत्र है मनुष्य। सही बात है। इसके अनुसार मानव कार्यकलाप का पैटर्न प्राकृतिक ढांचे में प्रचार कर रहे मनुष्य की पहल और गतिशीलता का परिणाम है। ठीक है, ये कहा गया। यद्यपि संभावनावादियों ने इस पर सहमति हो गई थी, मनुष्य में प्रकृति को पूर्णतः वश में कर लेने की क्षमता नहीं है। इस बात पर तो सहमति हो गई थी कि मनुष्य में प्रकृति को पूर्णतः वश में करने की क्षमता नहीं है, और नहीं यह सदैव इस पर विजय पा सकता है। हाँ, अब मनुष्य भले कितनी वो कर ले, पर प्रकृति पर पूर्ण तरह वश नहीं कर सकता ना। इसके फलस्वरूप कुछ भूगोलविद ने प्रकृति के साथ सहयोग अथवा मनुष्य और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का भरोसा दिलाया। अब लास्ट हमारा दो हमने पढ़ लिए, निश्चयवाद, संभावनावाद। अब हमारा है पर्यावरणवाद। ठीक है, पर्यावरणवाद को पढ़ लेते हैं। पर्यावरणवाद क्या है? ये अधिगम किसने दिया? ये मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो एक तरफ एक जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच दूरी तरफ पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के मध्य परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, अब इस अभिगम में क्या है, मतलब देखो हमें ये पता होना चाहिए ना कि निश्चयवाद ने क्या कहा और संभावनावाद ने क्या कहा और पर्यावरणवाद ने क्या कहा। ठीक है, इनका हमें बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस अधिगम में क्या है कि इस अभिगम मनुष्य को प्रकृति या पर्यावरण के अभिन्न भाग के रूप में वर्णित किया गया है। इस अभिगम में मनुष्य को प्रकृति या पर्यावरण के अभिन्न अंग के रूप में वर्णित किया गया, जो सही बात है। हम प्रकृति के ही तो अंग है मनुष्य। अब मनुष्य के सबसे कुशल और बुद्धिमान होने के कारण उसकी प्राकृतिक पर्यावरण को उतना उत्पादक और स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे उसे होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर हम आगे देखते हैं। इतना हम हो गया। देखो बोध प्रश्न को देख लेते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निश्चयवाद का अभिगम
अथवा, अब इसको निश्चयवाद को अथवा और क्या बोलते हैं, क्या है ये, प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है और पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है, ये कहा इसने। ठीक है, अब दूसरा है संभावनावाद। क्या कह रहे, संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण को क्या बताया, निष्क्रिय है, क्या है, निष्क्रिय, और मनुष्य सक्रिय कर्मक है, ये तो उसमें दिया ही गया है। और थर्ड है हमारा पर्यावरणवाद प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग को महत्व देता है, विवेकपूर्ण और उपयोग को महत्व देता है, सीमित उपयोग को महत्व देता है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम, क्या है टॉपिक, संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना। ठीक है, चलो देखते हैं फिर इसको क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। चलो इसमें देखते हैं हम, संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना। इसमें क्या दिया गया है, क्या कह रहा है कि सतत विकास की संकल्पना को आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा समान भविष्य नामक शीर्षक की रिपोर्ट में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है भाई, देखो आवर कॉमन फ्यूचर नामक। ठीक है, यह रिपोर्ट वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा गठित दल के विचार विमर्श का परिणाम थी। अब देखो इसमें मेन बात देखो कि इसमें सतत विकास की बात की गई। ठीक है, अब देखो मैं जब को अभी बता रही थी वो बात यहाँ पे आई गई है। इसमें क्या कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तत्कालिक नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड द्वारा की गई थी। अब ब्रुटलैंड आयोग ने सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया था, देखो मैं आपको बताया था, क्या है कि जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में कोई समझौता किए बिना बगैर पूरा करता है। अब देखो समझ में नहीं आया, मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ है, कोई भी संसाधन है, वो अब हम तो यूज़ करें उसका, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वर्तमान पीढ़ी उसको यूज़ तो करे अपनी निजी के लिए, लेकिन वो भावी पीढ़ियों के लिए भी यूज़ हो। हम उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ समझौता करके करें, पर वो भावी पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे, ऐसे हम उसको यूज़ करें। ठीक है, ऐसे उनका नियोजित हो, ये है। अब सतत विकास की ये परिभाषा से अत्यधिक बहस छिड़ गई। वैज्ञानिक का मत था कि सब आवश्यकता और विकास को रिपोर्ट में उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि आवश्यकता और सार्वभौमिक रूप से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, ऐसा हो गया था। यह एक स्थान से दूसरे और एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है। आवश्यकता, हाँ ये तो सही बात है कि अब आवश्यकता को सार्वभौमिक रूप से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया। वैज्ञानिकों ने कहा ना, आवश्यकता और विकास के रूप में उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसमें ये कहा गया। अब आवश्यकता अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है ना, हमारी आवश्यकता कुछ हो सकती है। अब जो छोटे बच्चे हैं उनकी आवश्यकता खिलौने होंगी, हमारी आवश्यकता हमारी कुछ बुक्स होंगी, मोबाइल फ़ोन्स होंगे, और बड़े बूढ़ों की कुछ और आवश्यकता होंगी। ठीक है, अब भिन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार विकास को उचित तरीके से परिभाषित नहीं किया गया। अब रिपोर्ट में विकास को किसी ऐसी चीज़ के रूप में समझाया गया जो आमजन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखो बाद में क्या हुआ, एक पारिस्थितिकी पर्यावरणविद डरमन डेली ने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना था। अब कह रहे हैं कि विरोधाभास क्या होता है, जानते हैं? विरोधाभास मतलब होता है कि हाँ, जिसमें हमारी बात का विरोध किया जाए। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है कि विरोधाभास एक ऐसी बात होती है जिसमें दो सामान्यता है, विरोध शब्द को एक साथ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कड़वाहट भरी मिठास, और पहले ही वो कड़वाहट है तो उसमें भरी मिठास कह रहे हैं, तो विरोधाभास हो गया ना वो। ठीक है, अब आगे देखो, विकास का ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में अर्थ है उन्नयन की अवस्था। ठीक है, इतना तुमने समझा कि क्या क्या हुआ। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि संपोषणीयता, जैसे कि माइकल रेड क्लिफ्ट द्वारा कहा गया है, संपोषणीयता पर चर्चा बीते वर्ष में क्रमिक रूप से मानव आवश्यकताओं से हटकर लगभग अगोचर रूप से मानवाधिकारों द्वारा चली गई है। ठीक है, अब संपोषणीयता है क्या, हमने विकास को समझा, सतत विकास को समझा, हमें संपोषणीयता जो शब्द आया है इसका अर्थ भी हमें जानना है। संपोषणीयता वह प्रक्रिया है जो उस संसाधन आधार को छीण किए बगैर जिस पर वह निर्भर रहती है अनंत काल तक जारी रह सकती है। मतलब उस संसाधन आधार को छीण किए बिना, यानी कि जिस संसाधन को वो पे है, वो है जिस पर काम कर रही है, उसको छीण किए बिना, यानी कि उस पर कोई नष्ट किए बिना
बगैर जिस पर वह निर्भर करती है अनंत काल तक जारी रह सके। यानी कि जिस संसाधन को हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्षीण किए बिना, मतलब उसमें कोई खराबी ना हो, उसमें कुछ भी ना हो, उसको किए बिना वो अनंत काल तक जारी रहे, यानी कि बाद में भी वो उपयोगी हो। इसलिए प्राकृतिक जगत के साथ हमारी परस्पर क्रिया की ओर हमारे व्यवहारिक लक्ष्य निर्देशित होने चाहिए। ठीक है, इतना है। फिर देखो, अब यहाँ पे देखो सतत विकास के 3 स्तंभ। एक तो है पर्यावरण के रूप में, एक आर्थिक के रूप में, एक सामाजिक के रूप में। अब सामाजिक में क्या है, इसकी भोजन है, आवास है, कपड़ा, मनोरंजन, संस्कृति। अब आर्थिक में उत्पादन, ठीक है, परिवहन, निवेश। सतत में हम देख सकते हैं कि जैसे पर्यावरण में आ गया, पर्यावरण में चीज़ें आ गई, ईंधन, खर्चा, अपशिष्ट, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, उसमें क्या है कि भावी समाज बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तनों पर आम सहमति बनी है। कौन कौन से? एक, जनसांख्यिकी परिवर्तन। अब निरंतर वृद्धि करती जनसंख्या एक ऐसी जनसंख्या जो स्थिर हो। अब ऐसा है ना, जनसंख्या कानून का होना का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि सीमित जगह है ना वहाँ पे। अब सोचो, आप खुद सोचो, ठीक है, ये ज़मीन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये ज़मीन है, इस पर 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोग रहते हैं और ज़मीन इतने में है, ठीक है, इतने में ज़मीन है, यहाँ पे मकान है, ठीक, घर है, लोग रह रहे हैं, और इतने में क्या है, पेड़ पौधे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। अब कुछ वर्षों बाद, कुछ टाइम बाद वहाँ पे क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ गई, 100 से वहाँ 200 होगी, और ये कट करके कितना हो गया, ये कट करके बस इतना बच गया, फिर बस इतना बच गया। अब बताओ क्या हो रहा है, किस चीज़ की कमी हो रही है? पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं ना, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। अब उतना ही पानी का भी होगा, क्योंकि सीमित संसाधन है ना, पानी, जल है, एक सीमित संसाधन है, पीने योग्य पानी बहुत कम है। अब जनसंख्या बढ़ते रहेगी तो क्या होगा, पानी तो उतना ही है, पानी तो नहीं बढ़ सकता ना। अब हर व्यक्ति में वो कम कम ही मिलेगा, ठीक है, इसीलिए जो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है, अब भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या, उसको क्या करें, कंट्रोल करें। एक ऐसी जनसंख्या जो स्थिर हो, जनसंख्या कानून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर भारत में। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, एक संसाधन परिवर्तन। कैसा? ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर जो पूरी तरह से वृद्धि अभिभूत न हो, बल्कि प्रकृति की सृजनात्मकता पर अधिक भरोसा करे। बिल्कुल सही बात है, एक संसाधन परिवर्तन। अब अर्थव्यवस्था भले ही हमारी नंबर 4 पे पहुंच गई है देश की, अभी हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 4 पे चली गई है, लेकिन इसमें ऐसा है, कह रहे हैं कि वो प्रकृति की सृजनात्मक पर अधिक भरोसा करे, यानी कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, प्रकृति की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पारिस्थितिक तंत्र की पूंजी को क्षीण होने से बचाए। ठीक है, एक प्रौद्योगिकी परिवहन परिवर्तन क्या है, जैसे कि प्रदूषण ग्रहण, आर्थिक उत्पादक से परिवारण, ठीक है, हितैषी प्रक्रिया की ओर, और राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक परिवर्तन। ठीक है, इतनी सब क्या हुई, आम सहमति बनी भावी समाज को बनाने के लिए। देखो ऐसा है ना, इतना हमें सबको समझने की आवश्यकता है कि जो चीज़ें हम अभी यूज़ कर रहे हैं, हम उनको काफ़ी अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पानी की आपूर्ति बहुत सही है, ठीक है, हम उनके कंपैरिजन में कह रहे हैं जो भावी पीढ़ी की जनरेशन होगी। अभी तो फिर भी हमारे पास पानी उपलब्ध है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, फिर पेड़ कटेंगे, फिर उनको मकानों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इससे नुकसान किसको हो रहा है? हमें ही तो हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। प्रकृति को नुकसान कर करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं, मतलब हम पृथ्वी में तो जीवन समाप्त कर रहे हैं, और हम अंतरिक्ष में जा कर के जीवन को, खैर छोड़िए। फिर हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र देखो क्या है, सतत विकास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सतत विकास का मतलब समझ गए ना आप सभी लोग, सतत विकास क्या है? अगर अब मैं काफ़ी धीरे बोल रही हूँ, या फिर देखो मैं समझा अच्छे से रही हूँ, हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे बढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं डाउट क्लियर करके पढ़ाऊँ। ठीक है, आप 2x में देख सकते हैं वीडियो को। तो इसमें कह रहा है कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र। हमें सतत विकास तो हमने समझ लिया है कि हमारी पीढ़ी की ज़रूरतों को तो पूरा करे वो चीज़, लेकिन क्या हो, साथ साथ भावी पीढ़ी, जो बाद में आने वाली पीढ़ी हो ना, उनके लिए भी वो चीज़ बचे रहे अच्छे से, वो भी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो,
क्या कह रहे हैं, क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना, ये हमने पढ़ लिया। गरीबी, असमानता और तीसरी दुनिया, ठीक है, तीसरी दुनिया में क्या है, अल्प विकसित और विकासशील देशों के ऋणों को खत्म करना। तीसरा है कृषि को दीर्घोपयोगी बनाना। चौथा, वनों तथा अन्य पर्यावरण का संरक्षण, सबसे इम्पोर्टेंट है वनों का संरक्षण। वन ही नहीं होंगे तो क्या ही होगा फिर, इन्हीं पे हम डिपेंडेंट हैं पूरा, ठीक है। आगे देखो क्या है, जल और ऊर्जा के उपयोग के, जल और ऊर्जा का उपयोग, जल वन है, ठीक है, जल का दीर्घ उपयोग संभव बनाना, ठीक है। अपशिष्ट उत्पादन कम करना, ठीक है, जो हम प्रदूषण हो रहा है ना उसको भी बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। अब देखो प्रश्न है कि सतत विकास को परिभाषित कीजिए और सतत विकास को एक आदर्श रूप में प्रोत्साहित करना क्यों महत्वपूर्ण है। देखो क्या है, चलो आप ही इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। बहुत प्रश्न 3 का आंसर आप खुद बताइएगा कमेंट में, मैं आपके रिप्लाई का बहुत ज़रूर बहुत वेट करूँगी, ठीक है, कमेंट का आपके। अब देखो फिर क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति। अब बहुविषयी प्रकृति क्या है, देखो अब इसमें कह रहा है ना सतत विकास के लक्ष्य, देखो ठीक है। अब ये अगस्त 2016 में क्या हुआ, ये पूरा समरी है, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ें हुई 2002 में हुआ, ये हुआ, क्या विषयी प्रकृति हुई, इसमें क्या हुआ कि 2016 में 193 देश निम्नलिखित 17 लक्ष्यों पर सहमत हो गए। अब कौन कौन से लक्ष्य थे वो देखो। फर्स्ट है पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति। अगर गरीबी समाप्त हो जाएगी तो जो भिन्न भिन्न जो भूखमरी जैसी चीज़ें होती, भूखमरी, कभी कभी जो महामारी फैल जाती है, ये सब चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि गरीब जहाँ पे क्षेत्र होता है वहाँ पे खाने की आपूर्ति नहीं हो पाती, बीमारियाँ फैल जाती हैं, ठीक है। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ाना, सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। लैंगिक समानता, समावेशी, सभी के लिए स्वच्छता, पानी के सतत प्रबंधन, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा, ठीक है। ये सारी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ये वाले पॉइंट आप बुक से एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सीधे आगे बढ़ती हूँ कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है। महत्व देखो, अब हम पर्यावरण अध्ययन का महत्व, वैसे हमें इसमें कोई इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये हम अच्छे से जानते हैं कि जितना हमने पढ़ लिया है ना। महत्व क्यों है, क्योंकि हमारा जीवन ही पर्यावरण पर निर्भर करता है। अगर पर्यावरण ही नहीं है तो हम नहीं हैं। देखो सबसे पहला है पर्यावरण मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। देखो इसमें कह रहा है कि सबसे अच्छी तरीके से समझ लिया है कि अब कि पर्यावरण मुद्दे जैसे कि भूमंडलीय तापन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना बढ़ जा रहा है हर साल, 2-3 साल मतलब काफ़ी फ़र्क आ गया है, ठीक है। ओजोन परत की क्षीणता हो रही है, अम्ल वर्षा, समुद्री प्रदूषण, जैव विविधता की हानि हो रही है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, ये वैश्विक मुद्दे हैं, अतः इनका मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और सहयोग से किया जाना चाहिए। ये है पर्यावरण अध्ययन का महत्व। हमें इन चीज़ों का महत्व समझना है ना, सिर्फ अध्ययन ही नहीं करना है, ठीक है। आधुनिकीकरण और विकास के कारण समस्याओं का आभार पे, जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि, जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है ना, इस पर स्तर पर विश्व जनसंख्या के 16% और सिर्फ 2.4% भूमि क्षेत्रफल के साथ भूमि सफेद सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। चौथा है वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता। फिफ्थ है विकास की विवेकपूर्ण योजना की आवश्यकता। हाँ, सबसे ये कि विकास को विवेकपूर्ण योजना के साथ है ना विकास। मैं तो बस मेरा यही मानना है कि विकास तो हो, विकास हो लेकिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा विकास हो। अब देखो यथास्थल और बहिस्थल संरक्षण के बीच अंतर कीजिए कह रहा है। और दूसरा है कि पर्यावरण और विकास की संपूर्णता के लिए विकासशील देशों में वैकल्पिक समाधान की योजना बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो प्रश्न 4, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यथास्थल क्या होता है, यथास्थल का अर्थ होता है उनके प्राकृतिक पर्यावासों की स्थितियों में संरक्षण से है, ठीक है। और जबकि बहिस्थल का अर्थ है उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, ठीक है।